कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नेपाल से इंडिया में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है और इंडिया से नेपाल में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं और संगठन के अध्यक्ष महोदय 22 मार्च से 15 अप्रैल तक नॉर्थ ईस्ट भ्रमण पर थे। इस दौरान हम लोगों ने कई खास जगहों पर भ्रमण किया और ARESM से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। कई जगह पर लोगों को अनेक किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को पेंशन से संबंधित परेशानी, तो किसी को BRO से संबंधित परेशानी है। सबसे ज़्यादा परेशानी हमें जो देखने को मिली वो जो ARESM है, जो नेपाल में रहते हैं, उनकी पेंशन इंडिया में है, और जो इंडिया में रहते हैं उनकी पेंशन नेपाल में किसी कारणवश, यानी कि बाद में सेटलमेंट होने की वजह से हुआ है। वो सबसे बड़ा एक इशू हमारे सामने देखने को मिला था, क्योंकि कुछ लोग जैसे दीमापुर में सेटल हो गए, उनका एड्रेस था नेपाल का, अब वो नेपाल में पेंशन लेने जाना पड़ता है। और कुछ लोग दीमापुर के एड्रेस पर भर्ती हुए, वो सेटल हुए थे नेपाल के, वो मूल नेपाली हैं, अब उनको आना पड़ रहा है दीमापुर में, यहाँ पे आसाम में लोकराचार द्वारा जहाँ भी आना पड़ रहा है। तो अभी उम्र इस दौर से गुजर रहे हो कि वो ना आ सकते हैं ना जा सकते, ना उनके साथ कोई देने वाला है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी एक देखने को मिली है। यह एक बहुत बड़ी परेशानी जो हमको देखने को मिली, हालांकि गलती की है, लेकिन गलती का समाधान भी होना जरूरी है। इस विजिट के दौरान अनेक पूर्व सैनिकों और वीर नारी हमारी बैठकों में नेपाल से भी आए थे। उनका कहना था कि नेपाल PPO का कहना है कि नेपाल से पेंशन इंडिया में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। इसके लिए जब हम शिलोंग में पहुँचे थे तो हमारे जो संगठन के अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत किया। तो पेंशन ब्रांच से जब पता चला और अधिकारियों से पता चला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नेपाल से इंडिया में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है और इंडिया से नेपाल में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ खास प्रक्रियाएं हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप लोगों ने पहले गलत काम किया है तो ये प्रक्रिया भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, और सही हिसाब से सही जगह पर आप अपना दस्तावेज दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस दौरान हमने एक ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज भी दिया था ग्रुपों में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं ओवरऑल इंडिया प्लस नेपाल के, कि जिसको जो कोई परेशानी है, अगर सूक्ष्म परेशानी है थोड़ी मोड़ी, जो आप डॉक्यूमेंट हमारे व्हाट्सएप पर डाल दिए, मेरे व्हाट्सएप पे, और हम इसको हेडक्वार्टर DGR में जाने के पास अधिकारियों के सामने रखेंगे। आपकी परेशानियाँ सॉर्ट आउट हो सकती हैं, हो जाएंगी। तो ये बोल के, और उसमें उनको स्पष्ट कहा था कि आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सही हिसाब से भेजिए, क्योंकि सब फौजी हैं, सबको पता है कि डॉक्यूमेंट कैसे भेजने चाहिए, कैसे होने चाहिए। लेकिन काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट है, 141 के आसपास PDF फाइल जो मेरे व्हाट्सएप पर आई थी, मैंने वहाँ पर ये बात जब हमारे अध्यक्ष महोदय ने DG साहब को बताई, DG साहब ने ब्रिकपत साहब को बताया, उन्होंने एक अधिकारी महोदय को रात को 11 बजे हमारे जहाँ हम रह रहे थे वहाँ भेजा, और वो सारे डॉक्यूमेंट हमसे लिए। आप लोगों से इतना कहने के बाद कि कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो सही प्रक्रिया उसकी होनी चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपका होम एड्रेस होना चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है। एक उसमें ग्रेवेंस स्लिप में डाल रहा था, उसको भर के भेजिए उसमें, ताकि बैठने वाला जो डीलिंग क्लर्क है उसको उसी हिसाब से डील करेगा कि उसको क्या चाहिए, किस बात की परेशानी है, उसको शॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन वो आप लोगों ने नहीं किया, और आज मुझे 1 महीने से बढ़ के हो गया घर पर पहुंचा हुआ। अभी मुझे शिलोंग रिकॉर्ड ब्रांच, A ब्रांच, पेंशन, डिजिबिलिटी, इन लोगों से फ़ोन आते हैं, बोला सर आप ये चीज़ लाए थे, इसमें तो ये चीज़ है ही नहीं। इनका ना डॉक्यूमेंट है, न किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, न किसी का होम एड्रेस है, किसी ने तो ऐसे ही कागज़ भेज दिए, इसमें करना क्या है। तो ये कुछ गलतियां हम कर रहे हैं ना, जो हम ये कहते हैं कि यार हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हमारा काम होगा कैसे साहब। जब हम ही ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो हम आगे वाले से क्या उम्मीद करेंगे। जबकि शिलोंग पहुंच के DG साहब और जो वहाँ के अधिकारी थे, उन लोगों ने इस प्रकार हमारे साथ बिहेव किया ना, उसका मैं कोई बयान नहीं कर सकता। इस प्रकार से स्वागत किया बोलने से होगा, और उन लोगों ने ऐसा ध्यान रखा हमारा, और उन लोगों ने जो आप लोगों को भेजी हुई डाक थी, डाक ही कहूँगा मैं उसको, वो लेने के लिए उन लोगों ने इतना अपना मतलब समय व्यतीत किया, रात रात को भी आए, और आप लोगों ने आधा अधूरा काम करके भेजा, और फिर कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। काम होगा कैसे। आप मुझसे कभी भी ग्रीवेंस मांगिए, उसमें अपनी परेशानी लिखिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नंबर, रैंक, नेम, प्रॉब्लम क्या है वो स्पष्ट लिखिए, तभी तो क्लर्क जो बाबूजी बैठे हैं वो उस हिसाब से काम करेंगे ना उस पर। ठीक है, आप लोगों ने वो नहीं किया, आपने के लिए फॉर्मेलिटी कर दी। आप लोगों ने सोचा नायब साहब और बिस्ट घूम रहे, कागज़ पकड़ा देते हैं, शायद मेरा पेंशन का सेटलमेंट हो जाएगा। और लोग फ़ोन कर रहे हैं कि बार बार
कि सर आप शिलोंग में गए थे, वहाँ पर हमारा जो मेडिकल का था वो क्या हुआ, हमने आपको दिया था। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक कर्नल लेवल का अधिकारी जब मुझ जैसे सिपाही से बात करते हैं, कहते हैं यार देखो हमने जितना पैसा था वो इतना पैसा मैं बताऊंगा नहीं, करोड़ों के हिसाब से वो बांट चुके हैं। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये एक हाथ से निकाल दूसरे हाथ को भेज दो, ऐसा नहीं है। आपकी कागजी कार्रवाई भी ठीक होनी पड़ेगी। फिर उनको जितना बजट उनका बनता है वो बजट भी उनको सैंक्शन लेना होगा। वो बजट जब आएगा तब आपको डिसबर्स करा जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा ना साहब। हम लोगों ने सब नौकरी की है असम राइफल, हर टेबल संभाली होंगी आप लोगों ने, मैं तो खैर कुछ भी नहीं किया। लेकिन आप लोगों को पता है कि कोई चीज़ फौज में करने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा तो मैंने ये कह दिया कि मार्केट नहीं है कि मर्जी आए दुकान से ख़रीद लिया वहाँ से या किसी को वापस कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ 10 किस्म की कार्रवाइयाँ होती हैं और मिनिस्ट्री से फिर वो पेमेंट का सेंक्शन आता है, फिर वो पेमेंट उनके पास आएगी बैंक में जहाँ भी आएगी, फिर उसके बाद वो भेजेंगे उसको, तो उसके थोड़ा वेट करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। हमारे इस टूर के दौरान मुझे पिथौरागढ़ से एक फ़ोन आया था, वो साहब का नाम अभी बताऊंगा नहीं, तो उनके अकाउंट में 41 लाख रुपए आई। उनने सिर्फ एक चिट्ठी दी थी, अपने सही हिसाब से चिट्ठी थी। मैं इसी कारण से मैं कैटेगरी हुआ था और इसी बात से मुझे पेंशन भेजा गया। तो होगा, उनका हुआ तो आपका भी होगा, लेकिन वही होगा जो नियमों के अनुसार है। इतनी जल्दी मत करिए। और ये फ़ोन कि आपको हमने कागज़ दिए थे, आपने किसको दिए, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब DGR है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इतने अफसर बैठे हुए हैं, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि पेंशन अपना काम कर रहा है। आपका सपोज करो मेरा पेंशन का कोई काम है, मैंने अपने कागज़ भेज रखे, कागज़ सही पाए जाएंगे तो बाबूजी वहाँ पर उसको चेक बैक करेंगे, उसके बाद वो मिनट बनाएंगे, वो अधिकारी के पास जाएगा, अधिकारी वो मिनट आगे जाएगा, वो पैसा सेंक्शन होगा, मिनिस्ट्री से वो पैसा आएगा, तब जाके फिर यहाँ फिर सेंक्शन लेना होगा, उसके बाद वो मेरे अकाउंट में डाला जाएगा। हाँ, अगर कुछ लंबा टाइम है तो हो गया, साल 1.5 साल हो गया आपका, पहले आपने दिया था किसी और आपने भेजा था, उसका कोई सूचना अभी तक नहीं मिली, तो आप कह सकते हैं आप 2 महीना जमा हुआ है, 2 महीने बाद आप सोचते कि डर वो मेरे पास पैसा आ जाए, वो तो अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिए साहब, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आएगा, ज़रूर आएगा। और जो अभी DGR में, हेडक्वार्टर DGR में मैंने देखा जो काम, जो तरीका, क्योंकि उससे पहले मैं 3 बार DGR में बैठा नहीं भी हूँ, हफ्ते 10 दिन के लिए मैंने देखे हैं वो ऑफिस, तो वो और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं क्या कहूँ, अभी DG साहब से किस प्रकार की बातें हुई, और जो भी बातें हुई वो बहुत पॉजिटिव हुई, और पॉजिटिव हुई तो हमको भी पॉजिटिव लेके ही चलना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने आज कह दिया और कल उसका निवारण हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, तो इस प्रकार का बिहेव और इस प्रकार की मेंटिलिटी मत रखिए कि ये कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, हमारी कोई नहीं सुनता है। आपकी सुनते हैं, आपकी नहीं सुनने से DGR साहब ने पिछले महीने उत्तराखंड में अपने 2 अफसर साहब और 3 JSO साहबों को भेज के आप लोगों के घर घर भेजा है। अब इसके बावजूद भी अगर आप रोड हेड पर नहीं आए तो इसमें DGR की गलती थोड़ी है। अगर हम उनको दोष देंगे तो ये तो फिर सरासर गलत है। हमको भी कुछ अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर हम योगदान नहीं दे सकते हैं तो हम किसी को आरोप भी नहीं लगा सकते। और आज का जो माहौल है बहुत अच्छा है। हम जिन जिन यूनिटों में गए, जहाँ जहाँ हम लोगों ने जवानों से मुलाकात की या साहब लोगों से मुलाकात की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत लोग खुश हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक बात पर लोगों का बहुत बड़ा हमारे सामने जो पॉइंट आ रहा था वो सिर्फ था कि ड्यूअल कमांड। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि हमें ड्यूअल कमांड नहीं, हमें 6 कमांड में रखिए आप, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। क्योंकि जवान जो ड्यूटी कर रहा है वो आज जो हम लोगों ने की वही आज कर रहा है, वही आने वाले समय में भी करेगा, वही करेगा, वैसे ही ड्यूटी होगी। लेकिन उस ड्यूटी के अनुसार हमें पे और पेंशन और अलाउंसेस जो मिलते हैं, जो सम्मान मिलता है उस ड्यूटी के हिसाब से। 2 दिन पहले मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया में कि RR और पैरा और असम राइफल ने 2 उग्रवादियों को जम्मू के नज़दीक कहीं धराशायी किया। तो जब RR और पैरा के साथ असम राइफल लड़ सकती है
तो उसके समान बेनिफिट क्यों नहीं दे सकती गवर्नमेंट। तो इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारे अधिकारियों ने भी और भारत सरकार ने भी। हालांकि कोर्ट में जो मामला चल रहा है, कोर्ट का तो कोर्ट है, उसके बारे में क्या कहूँ, उसके बारे में कहूँगा अभी आगे को, धीरे धीरे अभी सारा कुछ खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मेरा उद्देश्य अंत में यही है, आप लोग मुझे थोड़ा पेशेंस रखिए, जो चल रहा है वो पॉजिटिव चल रहा है और जो होगा भविष्य में वो अच्छा होगा, ये मुझे उम्मीद है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।